अगर हम इसी को क्या करें, जला देते हैं। देखो माचिस भी लेके तुम लोग के लिए क्या क्या करना होता है। ये माचिस लिए, इसको क्या किया हमने, जला दिया। अब देखो जब इसको जला दिया तो अब हो क्या रहा है कि ये तुम्हारा केमिकल चेंज में चला गया। ठीक है, क्या हो रहा है इसमें, गैस फॉर्मेशन, CO2 गैस बन रहा है, एक नए सब्सटेंस का फॉर्मेशन हो रहा है। तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे, केमिकल चेंज। अच्छा देखो ये जो बर्निंग है वो भी क्या है, टेम्परेचर में चेंजेस हो जाए। तो चेंज इन टेम्परेचर दो तरह का होता है, एक एक्सोथर्मिक, एक एंडोथर्मिक। ठीक है, हीट रिलीज का मतलब होता है ग्रेजुअली डिस्ट्रक्शन ऑफ मेटल सरफेस इन प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर और एयर कॉल्ड एज कोरोजन। हेलो मेरे प्यारे बच्चों, तो यार देखो आज हम लोग आ गए फिर से रैपिड रिवीजन के फर्स्ट चैप्टर में, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। देखो और सारे सब्जेक्ट का तुम्हारा फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, बायो हो गया, मैथ हो गया, इन सबका रैपिड रिवीजन जा रहा है। ठीक है, केमिस्ट्री में भी मेटल, नॉन मेटल, एसिड बेस, सॉल्ट जा चुका है। ठीक है, केमिकल रिएक्शन भी चला गया होता है यार, लेकिन क्या किया जाए, वीडियो ही नहीं मिल रहा था, कहाँ रिकॉर्ड हो गया था। तो फिर से तो केमिकल रिएक्शन की हम बात करते हैं। ठीक है, और एक चीज और समझो कि इस चैप्टर में देखो रैपिड रिवीजन का कॉन्सेप्ट क्या है, वही कॉन्सेप्ट है हमारा कि 20 मिनट, 25-30 मिनट में एक चैप्टर का सेवा समाप्त करना है हमें, क्योंकि हमें बस कॉन्सेप्ट से मतलब है क्या क्या कॉन्सेप्ट है इसमें। ठीक है, क्योंकि और इसमें हम कोई भी न्यूमेरिकल्स या कोई भी क्वेश्चंस नहीं करने वाले। देखो साफ साफ इसमें सारे थ्योरी पढ़ेंगे। ठीक है, तो जिससे कि तुम्हारा क्या होगा कि चैप्टर आधे घंटे में क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अच्छा एक खास बात और देखो कि अब हम लोग क्या करेंगे कि लगभग 25-26 के अप्रोक्सीमेट से तुम्हारा क्या होगा कि अब हम लोग लाइव आएंगे। ठीक है, लाइव लेक्चर मतलब लाइव क्रैश कोर्स चलेगा क्लास 10th का, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायो एक लेक्चर में एक चैप्टर खत्म किया जाएगा बोर्ड के क्वेश्चंस के साथ। ऐसा नहीं कि मतलब कि बस थ्योरी पढ़ लिए, नहीं, वहां पे बोर्ड के क्वेश्चंस भी करेंगे, जो बोर्ड में पूछे जा सकते हैं वो भी देखेंगे हम लोग, वो सारी चीजें देखेंगे। ठीक है, तो चलो ठीक है, हम लोग स्टार्ट करते हैं केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। ठीक है, तो देखो केमिकल रिएक्शन इक्वेशन में अगर बात करें हम, तो इसमें बात करेंगे पहले चेंज क्या होता है। क्या बात करेंगे, चेंज। चेंज का मतलब बदलाव। जो तुम्हारे अंदर बदलाव आता है ना, वैसे ही किसी सब्सटेंस के अंदर बदलाव आएगा तो वो कौन सा चेंज कहलाएगा, वो बात करेंगे। तो याद रखना चेंज दो तरह के होते हैं, एक फिजिकल चेंज और एक केमिकल चेंज। फिजिकल चेंज का मतलब वो चेंज जिसमें शेप, साइज, ठीक है, हाइट, ये सब चेंज हो, लेकिन कोई नए सब्सटेंस का फॉर्मेशन ना हो, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, फिजिकल चेंज बोलेंगे। क्या बोलेंगे, फिजिकल चेंज। और केमिकल चेंज मतलब वो चेंज जिसमें क्या हो, न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन हो, शेप, साइज, कलर, स्टेट चेंज हो, लेकिन एक नए सब्सटेंस का फॉर्मेशन हो, उसे क्या बोलेंगे, फिजिकल चेंज, और सॉरी केमिकल चेंज बोलेंगे। क्लियर है? जैसे समझो, अब जैसे मान लो कि हमने क्या किया, ये पेज है हमारे पास। ठीक है, इस पेज को हमने बीच में से लिया, फाड़ दिया। सही से नहीं फटा यार, चलो फट गया ना, तो फाड़ दिया। अब ये बताओ, जब इसको मैंने अलग अलग किया तो क्या कोई नए सब्सटेंस का फॉर्मेशन हुआ? नहीं हुआ, बस साइज में ही तो चेंजेस हुआ ना। पहले थोड़ा सा ज्यादा बड़ा था, अब छोटा हो गया, है कि नहीं? तो ये हमारा फिजिकल चेंज होगा। क्या होगा, फिजिकल चेंज। लेकिन अगर हम इसी को क्या करें, जला देते हैं। देखो माचिस भी लेके तुम लोग के लिए क्या क्या करना होता है। ये माचिस लिए, इसको क्या किया हमने, जला दिया। अब देखो जब इसको जला दिया तो अब हो क्या रहा है कि ये तुम्हारा केमिकल चेंज में चला गया। ठीक है, क्या हो रहा है, उसमें गैस फॉर्मेशन, CO2 गैस बन रहा है, एक नए सब्सटेंस का फॉर्मेशन हो रहा है, तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे, केमिकल चेंज। अच्छा देखो ये जो बर्निंग है वो भी क्या है कि एक्सोथर्मिक प्रोसेस, हीट बाहर निकल रहा है ना, देखो ठंड का समय। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, केमिकल चेंज हो जाएगा। समझ में आया यार, जल ना जाए हम, समझ में आ गया ना? हाँ ठीक। तो ये चीज, तो फिजिकल चेंज जिसमें क्या हो, कोई नए सब्सटेंस का फॉर्मेशन ना हो, केमिकल चेंज जिसमें किसी नए सब्सटेंस का फॉर्मेशन हो, उसे हम लोग बोलेंगे केमिकल चेंज, और जिसमें नहीं हुआ उसको फिजिकल चेंज। तो देखो लिखा हुआ वही पॉइंट सारे, तो हम पॉइंट्स में समझाते हैं तुमको। देखो, अ चेंज इन विच ओनली द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सब्सटेंस, मतलब फिजिकल शेप, साइज, ये सब चेंज हो, लेकिन कोई केमिकल चेंज ना हो उसमें, बट इट्स केमिकल कंपोजिशन रिमेन द सेम, केमिकल कंपोजिशन सेम हो। ठीक है, इसमें क्या हो, शेप, साइज सब कुछ चेंज होगा, लेकिन केमिकल कंपोजिशन जो है डिफरेंट हो जाएगा, डिफरेंट प्रॉपर्टीज एंड केमिकल कंपोजिशन। ठीक है, जिसमें नया चीज बन जाएगा। फीचर, कोई नया सब्सटेंस नहीं बनेगा। रिवर्स, अच्छा फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होता है, रिवर्सिबल होता है। क्या होता है, रिवर्सिबल। उसको देखो हम दो पेज को जो पार्ट अलग किए उसको जोड़ भी सकते थे, तो रिवर्सिबल होता है। एनर्जी चेंज बहुत कम होता है, फाड़ने में कितना एनर्जी लगा, है कि नहीं? ओनली फिजिकल प्रॉपर्टीज चेंज होगा। क्या होगा, फिजिकल प्रॉपर्टीज। लेकिन केमिकल में नया सब्सटेंस बना बना ना, CO2 गैस बना, ऐस राख बना, इरिवर्सिबल। अब ये नहीं बोल सकते कि इरिवर्सिबल, सारे केमिकल चेंज इरिवर्सिबल नहीं होते, लेकिन ये इरिवर्सिबल।
अब हमने पेज को जला दिया तो क्या वो वापस पेज बन जाएगा? नहीं बनेगा, तो इरिवर्सिबल। एनर्जी डिफरेंस बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि देखो जब जलाए तो एनर्जी बहुत ज्यादा मिला ना, तो वो चीज है, ठीक है। इसमें फिजिकल और केमिकल चेंज दोनों होता है। क्या होता है? फिजिकल चेंज भी और केमिकल चेंज। क्लियर हो गया? आगे बढ़े, चलो बहुत बढ़िया। नेक्स्ट बात करेंगे केमिकल रिएक्शन और इक्वेशन। केमिकल रिएक्शन क्या होता है, इक्वेशन क्या होता है, ठीक है। तो केमिकल रिएक्शन का मतलब जिसमें केमिकल चेंज हो रहा है उसको केमिकल रिएक्शन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? केमिकल रिएक्शन। अब जैसे देखो हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन हमें क्या देगा? वाटर देगा, तो हम इसे केमिकल रिएक्शन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? केमिकल रिएक्शन। जब किसी भी रिएक्शन को उसके नेम क्या उसके नेम के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, रिटन फॉर्म में, तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे? केमिकल रिएक्शन। लेकिन जब इसी को सिंबॉलिक फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं तो उसे क्या बोलते हैं हम लोग? केमिकल इक्वेशन। जैसे H2 plus O2 give that H2O, ये हमारा केमिकल इक्वेशन हो गया। क्या हो गया? केमिकल इक्वेशन। अभी ये अनबैलेंस्ड है, क्या है? अनबैलेंस्ड, ठीक है। अनबैलेंस का मतलब दोनों साइड नंबर ऑफ एटम सेम नहीं होते। बैलेंस करने के लिए हम क्या करेंगे? 2H2 plus O2 give that twice of H2O, ये क्या हो गया? बैलेंस हो गया, ठीक है। तो इससे हम लोग बोलते हैं ये केमिकल रिएक्शन, इसको सिंबॉलिक फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया तो क्या बन गया? केमिकल इक्वेशन बन गया, ठीक है। फीचर क्या होता है इसमें? एक पुराना बॉन्ड टूटेगा तो नया बॉन्ड बनेगा, ठीक है। एक क्या होगा? पुराना बॉन्ड टूटेगा और नया बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। ब्रेकिंग ऑफ ओल्ड बॉन्ड, फॉर्मेशन ऑफ न्यू केमिकल बॉन्ड, ठीक है। तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं? केमिकल रिएक्शन। द रिएक्शन इन विच रिएक्टेंट कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट, जिसमें रिएक्टेंट क्या होगा? प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा, जिसकी केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है? डिफरेंट होती है, ठीक है। रिएक्टेंट हमेशा लेफ्ट साइड, जो रिएक्टेंट है वो हमेशा लेफ्ट और प्रोडक्ट हमेशा राइट साइड रहेगा। क्लियर है? पक्का? चलो आगे बढ़ते हैं। बैलेंसिंग ऑफ केमिकल रिएक्शन। बैलेंसिंग का देखो मैंने जस्ट पीछे बताया कि नंबर ऑफ एटम ऑन बोथ साइड, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड दोनों साइड क्या हो? अगर बराबर हो तो उसे क्या बोलेंगे? बैलेंस केमिकल इक्वेशन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? बैलेंस केमिकल इक्वेशन, ठीक है। और ये बैलेंसिंग जो है वो तुम्हारा किसके ऊपर डिपेंड करता है? मतलब किसको फॉलो करता है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास तो बचपन से पढ़ते हैं, और जब इतने छोटे से थे, है कि नहीं? क्या था? मास कैन नाइदर बी क्रिएट नॉर डिस्ट्रॉय, इट कैन चेंज वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। वो क्या होगा? ना ही बनेगा ना ही खत्म होगा, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चला जाएगा। बस यही था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, ठीक है। तो बैलेंसिंग ऑफ केमिकल रिएक्शन में क्या हो जाएगा? दोनों साइड नंबर ऑफ एटम सेम होने चाहिए। क्लियर है? पक्का? चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो बैलेंसिंग के लिए है हमारे पास, बैलेंसिंग बोर्ड में देखो 1 नंबर का पूछता है। कितने नंबर का? 1 नंबर का। तो हम क्या करेंगे? डायरेक्ट रिएक्शन को बैलेंस करेंगे, वो टेबल बनाने वाला काम नहीं, ठीक है। तो देखो हम लोग देखो यहां पे एल्युमिनियम है, याद रखना सबसे पहले हम लोग बैलेंसिंग के समय याद रखेंगे कि हम लोग पहले बैलेंस करेंगे, फर्स्ट बैलेंस ऑल अदर एलिमेंट। पहले हम अदर एलिमेंट्स को बैलेंस करेंगे, किसको छोड़कर? ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन, ऑक्सीजन हाइड्रोजन को छोड़कर। जब अदर एलिमेंट बैलेंस हो जाएगा तो फिर ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे, जब ऑक्सीजन बैलेंस हो जाएगा तो हाइड्रोजन को बैलेंस करेंगे, ठीक है। इस तरीके से देखो, जैसे मान लेते हैं यहां पे है, ठीक है। तो एल्युमिनियम जब Fe2O3 से रिएक्शन किया तो Al2O3 प्लस आयरन बना। एल्युमिनियम देखो यहां पे कितने हैं? 2, यहां पे कितना है? 1 है। तो हम क्या करें? एल्युमिनियम को 2 कर दें यहां पे, तो ट्वाइस ऑफ Al प्लस, ठीक है, Fe2O3 गिव दैट Al2O3 प्लस Fe। तो अब देखो आयरन कितना है? यहां पे 2, यहां पे कितना है? 1, तो यहां पे 2 से मल्टीप्लाई कर दे, आयरन बैलेंस। ऑक्सीजन देखो 3 यहां पे 3 यहां पे, बैलेंस हो गया, काम खत्म। आसान था ना? इस तरीके से। इसी तरह यहां पे देखो मैग्नीज, यहां भी 1 यहां भी 1 है ना, तो बैलेंस है। और उसके बाद क्या देखेंगे? क्लोरीन देखो, यहां पे क्लोरीन 1 है, यहां पे क्लोरीन कितने हैं? 2 है कि नहीं? तो हम यहां पे कितने से मल्टीप्लाई कर दें? 2 से मल्टीप्लाई।
क्लोरीन बैलेंस। ऑक्सीजन देखो यहां पे 2 है, यहां पे 1 ऑक्सीजन है, तो फिर हम यहां पे भी 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, ऑक्सीजन 2 हो गया। हाइड्रोजन देखो यहां पे 2 है, 2 हो गया, ठीक है, और यहां पे हाइड्रोजन कितने हो गए, 4 हो गए। तो 4 हो गए तो हम क्या करेंगे, कोई दिक्कत है नहीं हमें, तो हम यहां पे इसको 4 कर देंगे, यहां पे 4 करेंगे और यहां पे 2 कर देंगे, मतलब बैलेंस होने पे देखो क्या हो जाएगा, MnO2 प्लस 4HCl गिव दैट MnCl2, इसको भी हटा दो, यहां पे Cl2 है ना, MnCl2 प्लस 2H2O प्लस Cl2। देखो मैग्नीज एक यहां बैलेंस, क्लोरीन 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 क्लोरीन यहां पे देखो, 2 यहां पे 2 यहां बैलेंस, 4 हो गए। ऑक्सीजन 2 यहां पे, 2 से मल्टीप्लाई 2 यहां बैलेंस, हाइड्रोजन 4 यहां पे 4 यहां बैलेंस, हो गया। बस याद रखना नंबर ऑफ एटम तुम किसी तरीके से बराबर कर दो, बस तुम्हारा काम हो गया, तुम्हें नंबर मिल चुका। अगर नंबर ऑफ एटम बराबर कर दिए तो तुम्हारा नंबर फिक्स है, वहां पे कोई काट नहीं सकता, कोई नहीं काट सकता। आ जाओ यहां पे देखो, देखो लेड यहां पे भी 1 है, यहां पे भी 1, लेड बैलेंस है, कोई छेड़छाड़ नहीं उसके साथ। अब देखो नाइट्रोजन अकेले, नाइट्रोजन को बाद में बैलेंस करेंगे। ऑक्सीजन देखो यहां भी 1, यहां भी 1, बैलेंस, काम खत्म। हाइड्रोजन देखो 3 यहां पे है, 2 यहां पे है, तो हम इसको क्या करते हैं, 2 कर देंगे तो 3 दूना 6 यहां पे हो जाएगा, ठीक है, और 3 यहां पे कर देंगे तो 6 हो गया। लेकिन जब हाइड्रोजन को बैलेंस करे तो ऑक्सीजन ने नखरे दिखाना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि ऑक्सीजन देखो कितने हो गए, 3 हो गए ना, तो हम क्या करेंगे, फिर यहां पे 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, हो गया। अब अब क्या हुआ कि जब ऑक्सीजन को बैलेंस किया तो लेड नखरा दिखाना स्टार्ट, अब लेड 3 हो गया, तो देखो लेड अकेले है तो कोई दिक्कत नहीं, इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, काम खत्म। तो अब देखो रिएक्शन क्या हुआ, थ्राइस ऑफ PbO प्लस ट्वाइस ऑफ NH3 गिव दैट थ्राइस ऑफ Pb प्लस थ्राइस ऑफ H2O प्लस N2। देखो 3 लेड यहां पे, 3 लेड यहां बैलेंस, 3 ऑक्सीजन यहां पे मल्टीप्लाई करें, 3 यहां पे, 3 यहां बैलेंस, 2 नाइट्रोजन यहां, 2 नाइट्रोजन यहां बैलेंस, 6 हाइड्रोजन यहां, 6 हाइड्रोजन यहां बैलेंस, हो गया बैलेंस, काम खत्म। ठीक है, इस तरीके से एक ही क्वेश्चन देखो बैलेंसिंग के लिए आने वाला है, एक क्वेश्चन बैलेंस करो, 1 नंबर मिल जाएगा, काम खत्म। अपना काम क्या है, अपने को बस नंबर चाहिए, चाहे जैसे भी हो, है कि नहीं, ठीक है। तो ये चीज हो गया, क्लियर हो गया। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, कि अगर केमिकल रिएक्शन हो रहा है तो पता कैसे चलेगा, ठीक है। तो देखो मैं यहां पे बता रहा हूं सब कुछ, चलिए साइड से देखो। पहला है इवोल्यूशन ऑफ गैस, अगर कहीं पे गैस फॉर्मेशन, देखो कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब कि नए, ये चेंज तो होना चाहिए, साथ साथ नया सब्सटेंस भी बनना चाहिए, इसको याद रखना। तो इवोल्यूशन ऑफ गैस मतलब गैस अगर बाहर निकलता है, तो जैसे एसिड को मेटल से रिएक्शन कराएंगे तो हाइड्रोजन गैस बाहर निकलता है, तो केमिकल रिएक्शन। चेंज इन कलर, कलर में चेंजेस हो जाए, जैसे कॉपर सल्फेट जो कि ब्लू कलर का होता है, स्काई ब्लू, जिंक से रिएक्शन कराते हैं तो क्या हो जाएगा, जिंक सल्फेट बनेगा जो कि कलरलेस, कलर से कलरलेस, केमिकल रिएक्शन चेंज हुआ ना, ठीक है। चेंज इन स्टेट, स्टेट में चेंजेस हो जाए, जैसे सॉलिड लिक्विड में चला जाए, लिक्विड गैस में चला जाए, ये चीज, ठीक है। जैसे अभी हमने पेपर को बर्न किया, पेपर कार्बन का बना था ना, कार्बन को ऑक्सीजन की वजह से बर्न किया, CO2 बना, गैस, केमिकल चेंज है। चेंज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर में चेंजेस हो जाए, तो चेंज इन टेम्परेचर 2 तरह का होता है, एक एक्सोथर्मिक, एक एंडोथर्मिक, ठीक है। हीट रिलीज होगा तो एक्सोथर्मिक, हीट एब्जॉर्ब होगा तो एंडोथर्मिक। जैसे किसी चीज को बर्न करेंगे तो हीट रिलीज करेगा, तो वो एक्सोथर्मिक, किसी चीज को तोड़ेंगे तो वो हीट को देना पड़ेगा, उसको तोड़ने के लिए देना पड़ेगा ना, तो एंडोथर्मिक हो जाएगा, ठीक है। एग्जाम्पल देखो दिखा हुआ है, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, प्रेसिपिटेट का मतलब होता है इनसॉल्युबल प्रोडक्ट, जो कि डिजॉल्व ना हो सके, तो जैसे सिल्वर नाइट्रेट को NaCl से रिएक्शन कराएंगे तो सिल्वर क्लोराइड बनेगा, ठीक है। क्या बनेगा, सिल्वर क्लोराइड, जो कि क्या होता है, इनसॉल्युबल होता है, व्हाइट PPT होता है जो कि सॉल्युबल नहीं होता, ठीक है। चेंज इन ऑर्डर, स्मेल में चेंजेस हो जाए, क्या चेंजेस हो जाए, स्मेल में, ठीक है, जिसमें रेंसिडिटी ये सब आ जाएगा, तो उसमें उसको भी बोलेंगे। चेंज इन एनर्जी, एनर्जी में चेंज हो जाए, जैसे किसी चीज को बर्न करते हैं, जैसे मैग्नीशियम, जैसे इसको बर्न किए या मैग्नीशियम रिबन को बर्न करे तो वो भी क्या आ जाएगा, केमिकल रिएक्शन में आ जाएगा, ठीक है। तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स है, याद रखिएगा। पूछेगा तो बस आपको ये लिखना रहेगा, इवोल्यूशन ऑफ गैस, चेंज इन कलर, चेंज इन स्टेट, चेंज इन टेम्परेचर,
ये लिखना पड़ेगा, आपको एग्जाम्पल लिखने की जरूरत नहीं है। अगर हाँ पर्टिकुलरली कोई पूछ के बोलेगा इसका एग्जाम्पल बताओ, तब लिखना पड़ेगा तुम्हें, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो टाइप्स ऑफ में हमारे पास क्या है, टाइप्स में है हमारे पास कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट, एक्सोथर्मिक, एंडोथर्मिक और रिडॉक्स रिएक्शन, इतने हमारे पास आएंगे, ठीक है। देखो ये है ना, कॉम्बिनेशन, डिकम्पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, जिसको रिडॉक्स बोलते हैं, एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक, सबको एक एक करके बात करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला आता है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन का मतलब समझो बच्चा कि दो रिएक्टेंट कंबाइन होकर अगर एक प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करते हैं तो उसे बोलेंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शन। देखो दो लोग अलग अलग है, कंबाइन हुए और एक सिंगल बन गया तो क्या होगा, उसको बोलेंगे हम लोग कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ठीक है। जैसे C+O2 गिव दैट CO2, ठीक है। तो ये एग्जांपल हो जाएगा। अच्छा, या जितने भी कॉम्बिनेशन रिएक्शन है वो क्या होंगे, एक्सोथर्मिक होंगे। क्या होंगे, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होंगे, ठीक है। किसको छोड़कर, एक्सेप्ट फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस ये क्या है आपका, ये आपका एंडोथर्मिक है। कौन सा रिएक्शन है, एंडोथर्मिक। इसमें होता कॉम्बिनेशन ही है। जैसे देखो CO2 और H2O कंबाइन होते हैं। जैसे प्लांट क्या करता है, फूड प्रिपरेशन करता है ना, लाइट को एब्जॉर्ब करके, तो CO2 और H2O कंबाइन होते हैं लाइट के प्रेजेंस में, ठीक है। HNO को क्या बोलते हैं, लाइट बोलते हैं। क्या बोलेंगे, लाइट। तो ये क्या बनाते हैं, ग्लूकोज बनाते हैं। क्या बनाते हैं, ग्लूकोज। तो देखो दो कंबाइन होकर एक ही तो मिला ना, तो क्या हुआ, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। लेकिन वो तो सनलाइट को एब्जॉर्ब कर रहा है ना, तो वो तो क्या हो गया, एंडोथर्मिक हुआ कि नहीं। तो सारे कॉम्बिनेशन एक्सोथर्मिक होंगे, किसको छोड़कर, फोटोसिंथेसिस को। क्लियर है, चलो बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन का मतलब क्या होगा कि जिसमें एक सिंगल, डिकम्पोजिशन में एक सिंगल रिएक्टेंट टूट के दो या दो से अधिक प्रोडक्ट का अगर फॉर्मेशन करता है तो उसे क्या बोलेंगे, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। क्या बोलेंगे, डिकम्पोजिशन, ठीक है। डिकम्पोजिशन याद रखना, जितने भी डिकम्पोजिशन होते हैं, ऑल डिकम्पोजिशन रिएक्शन इज एंडोथर्मिक। जितने भी डिकम्पोजिशन है वो क्या होंगे, एंडोथर्मिक रिएक्शन होंगे, क्योंकि तोड़ने के लिए हमें एनर्जी देना पड़ेगा, है कि नहीं। तोड़ेंगे भाई, तोड़ना है तो एनर्जी तो देना होगा ना, तो एंडोथर्मिक होते हैं। लेकिन क्यों नहीं आएगा, है कि नहीं, एक्सेप्ट किसको छोड़कर, रेस्पिरेशन प्रोसेस। लेकिन रेस्पिरेशन जो है आपका एक्सोथर्मिक है। जैसे देखो जब हम लोग सांस लेते हैं, जैसे हाथ ऐसे करो, ऐसे एयर ब्लो करो अपने माउथ से, तो देखो गर्म हवा निकल रही है, तो मतलब वो अंदर क्या हो रहा है, ग्लूकोज टूट रहा है, C6H12O6 ये टूट रहा है, तो हमें CO2 H2O और हीट दे रहा है, और जो हीट इवॉल्व करता है वो तो भैया एक्सोथर्मिक है। तो रेस्पिरेशन प्रोसेस आपको छोड़कर, क्योंकि ये आपका क्या है, एक्सोथर्मिक है। क्लियर हो गया ये चीज। डिकम्पोजिशन रिएक्शन आपके कितने तरह के होते हैं, तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन याद रखिएगा तीन तरह के होते हैं। पहला होता है थर्मल डिकम्पोजिशन, जो हीट के प्रेजेंस में टूटे। किसके प्रेजेंस में, हीट। जैसे कैल्शियम कार्बोनेट को अगर मैं हीट दूंगा तो ये टूटेगा कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2 में, तो ये थर्मल जो हीट के प्रेजेंस में टूटा, थर्मल डिकम्पोजिशन। फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन का मतलब लाइट के प्रेजेंस में, जो लाइट के प्रेजेंस में टूटेगा उसको फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन या फोटोलिसिस। जैसे सिल्वर क्लोराइड है, इसको लाइट के प्रेजेंस में पास कराएंगे तो ये क्या देगा, सिल्वर प्लस क्लोरीन, तो ये क्या हो जाएगा, फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन। जो हीट के प्रेजेंस में थर्मल, जो लाइट के प्रेजेंस में फोटोलिटिक, और जो करंट के बीच में करंट की वजह से टूटेगा वो इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन, ठीक है। जैसे वाटर का अगर हम इलेक्ट्रोलिसिस कराएं तो हमें क्या देगा, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन देगा, तो ये क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन। क्लियर है, पक्का। चलो बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो डिस्प्लेसमेंट का मतलब समझो,
कि डिस्प्लेसमेंट में क्या होगा, मोर रिएक्टिव एलिमेंट क्या करेगा, लेस रिएक्टिव एलिमेंट को उसके सॉल्यूशन से डिस्प्लेस कर देगा, सीधी सी बात है। ये आपका देखो रिएक्टिविटी सीरीज है, डाउन द ग्रुप जाने पे रिएक्टिविटी क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है, क्या कर रहा है, डिक्रीज, नीचे की तरफ जाएंगे रिएक्टिविटी घटेगा। अब जब हमेशा सी बात है ना याद, वो तो है ना कि जो ताकतवर इंसान है कमजोर को दबा ही रहा है, जीवन का सत्य यही है। अब लोगों को दिखता नहीं है वो अलग बात है, लेकिन सत्य तो यही है जीवन का। तो वही चीज कि जो मोर रिएक्टिव एलिमेंट क्या करेगा, लेस रिएक्टिव एलिमेंट को उसके सॉल्यूशन से डिस्प्लेस कर देगा। एग्जांपल समझते हैं, जैसे जिंक को अगर हमें कॉपर सल्फेट से रिएक्शन कराऊं तो ये देगा जिंक सल्फेट प्लस कॉपर। देखो जिंक रिएक्टिविटी यहां, जिंक यहां पे कॉपर यहां पे, तो जिंक रिएक्टिविटी ज्यादा है ना, ये चीज। लेकिन अगर मैं यही रिएक्शन करा दूं क्या कहते हैं मैग्नीशियम का NaCl के साथ, तो ये रिएक्शन नहीं होगा, नो रिएक्शन। क्यों? क्योंकि मैग्नीशियम की रिएक्टिविटी कम है और सोडियम की रिएक्टिविटी ज्यादा है। तो हमेशा याद रखना ताकतवर कम ताकतवर को हटा देगा वहां से, ठीक है, ये चीज क्लियर है। चलो बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का मतलब होता है वो रिएक्शन जिसमें आयंस आपस में चेंज हो जाए। क्या चेंज हो? चेंज ऑफ आयंस हो। जैसे देखो एक हमारे पास है NaCl और एक हमारे पास है AgNO3। तो अब सोडियम सिल्वर की जगह चला जाएगा, सिल्वर सोडियम की जगह, तो क्या बनेगा AgCl प्लस NaNO3। तो देखो उन्होंने अपने पोजीशन को चेंज कर लिया ना, इंटरचेंज। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, जिसमें चेंज ऑफ आयन होता है। क्लियर है? चलो बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक मतलब जिसमें हीट बाहर निकलेगा, जिसमें हीट इवॉल्व होगा उसे क्या बोलेंगे, एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोलेंगे। और जिसमें हीट एब्जॉर्ब होगा उसे क्या बोलेंगे, एंडोथर्मिक रिएक्शन। क्लियर है? जैसे कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होता है, एक्सोथर्मिक। जैसे नाइट्रोजन को अगर मैं हाइड्रोजन से कंबाइन करूंगा तो ये अमोनिया बनाएगा, कॉम्बिनेशन रिएक्शन एक्सोथर्मिक। ठीक है, ये चीज है। एंडोथर्मिक रिएक्शन का मतलब वो रिएक्शन जो क्या करे, हीट एब्जॉर्ब करे। जैसे किसी भी डिकम्पोजिशन रिएक्शन को बोलते हैं, अगर मैं कैल्शियम कार्बोनेट को तोड़ूंगा तो क्या मिलेगा, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2। ठीक है, कॉम्बिनेशन क्या होता है एक्सोथर्मिक, डिकम्पोजिशन क्या होता है एंडोथर्मिक रिएक्शन। बस ऐसे याद रखना, उसका एग्जांपल छाप देना, काम खत्म। स्टेटमेंट बस याद रखना कि हाँ एक्सोथर्मिक का मतलब, एक्सो का मतलब बाहर, इंडो का मतलब अंदर। तो एंडोथर्मिक मतलब जो हीट एब्जॉर्ब करेगा और एक्सोथर्मिक जो हीट इवॉल्व करेगा। क्लियर है? चलो बहुत बढ़िया, समझदार तो हो यार तुम लोग कम से कम। ठीक है, चलो नेक्स्ट आते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। कहां पे आएंगे, रिडॉक्स रिएक्शन। रिडॉक्स रिएक्शन की अगर मैं बात करूं तो रिडॉक्स रिएक्शन क्या होता है, वो रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन एक साथ हो, उसे क्या बोलेंगे, रिडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन एक साथ होना चाहिए। ये दो तरह के होते हैं, एक होता है रिडक्शन, एक होता है ऑक्सीडेशन। देखो एक ऑक्सीडेशन और एक रिडक्शन। ऑक्सीडेशन में एडिशन ऑफ ऑक्सीजन एटम होता है, ऑक्सीजन एटम जुड़ेगा, हाइड्रोजन एटम क्या होगा, बाहर निकलेगा। और ऑक्सीडेशन को हम लोग क्या बोलते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट। क्या बोलेंगे, रिड्यूसिंग एजेंट। इसका जस्ट उल्टा होता है रिडक्शन के साथ। इसमें ऑक्सीजन जुड़ रहा है तो इसमें ऑक्सीजन बाहर निकलेगा, इसमें हाइड्रोजन बाहर निकल रहा है तो इसमें हाइड्रोजन जुड़ेगा। इसको रिड्यूसिंग एजेंट बोलते हैं तो इसको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोलेंगे। ठीक है, तो ये ऑक्सीडेशन रिडक्शन हो गया। इसी को बात करेंगे इन टर्म ऑफ आयंस, आयंस के टर्म में, जब इलेक्ट्रॉन लॉस और गेन। तो याद रखना ऑक्सीडेशन में क्या होता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा। जैसे जिंक देखो 0 था, इसने 2 इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिया तो ऑक्सीडेशन हुआ। सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन लॉस करके Na+ बन गया, ऑक्सीडेशन हो गया। तो ये ऑक्सीडेशन। रिडक्शन में क्या होता है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, गेन करेगा, ले लेगा। तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, जैसे क्लोरीन Cl2 था, कोई इलेक्ट्रॉन नहीं था, 2 इलेक्ट्रॉन इसने गेन करके Cl- बन गया। ऑक्सीजन ने 4 इलेक्ट्रॉन गेन करके O-2 बन गया। तो ये क्या हो गया, रिडक्शन हो गया। क्या हो गया, रिडक्शन। अच्छा जैसे यहां पे देखो नाइट्रोजन, यहां पे नाइट्रोजन के पास हाइड्रोजन नहीं था, जब इधर आया तो हाइड्रोजन ऐड हो गया ना, तो इसका मतलब इसका क्या हुआ, हाइड्रोजन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, रिडक्शन। तो इसका क्या हुआ, रिडक्शन हुआ। अच्छा अब ये बताओ, अगर इसका रिडक्शन हुआ तो ये किसकी तरह बिहेव करेगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह। किसकी तरह, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, क्योंकि रिडक्शन वाले को ही हम लोग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोलते हैं। ठीक है, जैसे यहां पे देखो सोडियम अकेले था
लेकिन जब यहां से आया तो सोडियम के साथ ऑक्सीजन ऐड हो गया ना, और एडिशन ऑफ ऑक्सीजन क्या हुआ, ऑक्सीडेशन हुआ। तो सोडियम का ऑक्सीडेशन हो रहा है, मतलब ये रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव करेगा, इसकी तरह रिड्यूसिंग एजेंट। लेकिन जिंक के साथ देखो यहाँ पे ऑक्सीजन था, लेकिन यहां से जब यहां पहुंचा तो कोई ऑक्सीजन दिखा नहीं दिखा, इसका मतलब इसका क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। तो इसका मतलब ये किसकी तरह बिहेव करेगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह। क्लियर हुआ। तो पहचानने के लिए पूछता है कि बताओ रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा, तो हम इस तरीके से पहचान लेंगे। पक्का, आगे बढ़ा जाए, चलो बहुत बढ़िया आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कोरोजन, मतलब ये एप्लीकेशन ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन या ऑक्सीडेशन है, जिसमें कोरोजन, कोरोजन का मतलब समझो, देखो कोरोजन का मतलब होता है ग्रेजुअली डिस्ट्रक्शन ऑफ मेटल सरफेस इन प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर और एयर कॉल्ड एज कोरोजन। ये देखो लिखा है, कोरोजन क्या होता है, कोरोजन मींस द ग्रेजुअल डिस्ट्रक्शन ऑफ मेटल व्हेन दे रिएक्ट विथ सब्सटेंस लाइक मॉइस्चर, एयर, एसिड्स और केमिकल्स इन द सराउंडिंग। मतलब जब वो मॉइस्चर, एसिड, एयर से रिएक्शन करेगा तो जो डिस्ट्रक्शन होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कोरोजन बोलते हैं। कंडीशन क्या है, कंडीशन रिक्वायर्ड फॉर रस्टिंग, रस्टिंग ऑफ आयरन बेस्ट एग्जांपल माना जाता है, तो जिसमें रस्टिंग के लिए ऑक्सीजन होना चाहिए और मॉइस्चर होना चाहिए, तभी जाकर रस्टिंग होगा। अगर सिर्फ ऑक्सीजन है तो भी रस्टिंग नहीं, सिर्फ वाटर है तो भी रस्टिंग नहीं, दोनों चाहिए एक साथ, हम साथ साथ वाला कंडीशन। कोरोजन से बचाएंगे कैसे, तो पहला क्या करेंगे, पेंटिंग कर देंगे, पेंटिंग करते जैसे कुछ भी लोहे का सामान है घर पे पेंट करने लगते हैं तो पेंटिंग हो गया, या ग्रीसिंग, ग्रीस या ऑयल उसके साथ यूज कर लेंगे हम लोग, कि जो मेटल सीट है उसको ग्रीसिंग और ऑयलिंग कर देंगे। गैल्वेनाइजेशन कर देंगे, गैल्वेनाइजेशन में क्या होता है कि जिंक की हम लोग कोटिंग कर देते हैं, क्या करते हैं, जिंक मेटल की कोटिंग करते हैं, गैल्वेनाइजेशन हो गया। ठीक है। इलेक्ट्रोप्लेटिंग, किसी भी एलिमेंट पे दूसरे मेटल की कोटिंग बाय पासिंग इलेक्ट्रिक करंट कॉल्ड एज इलेक्ट्रोप्लेटिंग। ठीक है, किसी मेटल सरफेस पे दूसरे मेटल की कोटिंग कर देंगे तो उसे क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोप्लेटिंग बोलेंगे। कैसे कोटिंग करेंगे, करंट पास करके। ठीक है। एलॉइंग, एलॉय बना दे, क्योंकि एलॉय देखो जैसे स्टेनलेस स्टील जो घर पे चाकू होता है, दिखता है ना चाकू, उसमें देखो कभी जंग नहीं लगता, रस्टिंग नहीं होता, क्यों, क्योंकि एलॉय होता है। तो एलॉय बना देंगे तो उसमें भी कभी रस्टिंग नहीं होगा और उसकी प्रॉपर्टीज भी बढ़ जाती है, लाइफ लाइन बढ़ जाती है कि नहीं। तो ये हो गया हमारा कोरोजन। ठीक है, बचाएंगे कैसे, होता कैसे, ये सब। नेक्स्ट है हमारे पास रेंसिडिटी। रेंसिडिटी का मतलब होता है स्पॉइलिंग ऑफ फूड। जैसे देखो खाना खराब हो जाता है हम लोग का ना, है कि नहीं, खाना ऐसे बना हुआ है, रखा हुआ कुछ समय हो गया, बीत गया एक दो दिन, खाना खराब हो गया, कोई चीज खाने वाली चीजें रखे हुए हैं वो खराब हो गया। ठीक है, क्यों खराब होता है, क्योंकि उसका ऑक्सीडेशन हो जाता है। तो देखो वही होता है, रेंसिडिटी मींस द स्पॉइलिंग ऑफ ऑयल्स एंड फैट व्हेन दे आर केप्ट फॉर अ लॉन्ग टाइम। जब उसको लंबे समय तक रखते हैं तो खराब हो जाना। ठीक है, ये क्यों होता है, क्योंकि उसमें जो फैट और ऑयल्स होते हैं वो स्मेल करने लगते हैं, क्योंकि उसका ऑक्सीडेशन हो जाता है, इसलिए। तो अब उसको बचाएंगे कैसे, प्रिवेंटेशन का इससे बचाएंगे, बचाना भी तो है कि नहीं। तो बचाएंगे कैसे, हम लोग करते क्या है, जो घर पे खाना बनता है जो बच जाता है उसको फ्रिज में रख दिए, तो हम उसको कहाँ पे रखेंगे, कोल्ड फ्रिज में रख देंगे, स्टोर कर देंगे। ठीक है, या फिर एयर टाइट कंटेनर, कोई बंद जो कंटेनर होता है उसको एकदम अच्छे से बंद करके रख दें, है कि नहीं। लाइट और हीट से दूर रखें, क्योंकि देखो बार बार खाना गर्म करने से भी जल्दी खराब हो जाता है, तो लाइट और हीट से दूर रखें। एंटीऑक्सीडेंट ऐड कर दें, एंटीऑक्सीडेंट मतलब कि जो उसको ऑक्सीडेशन होने से बचाए, उसको बोलते हैं एंटीऑक्सीडेंट। जैसे देखो गांव में चावल में क्या होता है, पोतली बना के कुछ बांध कर उसमें डाल दिया जाता है ताकि उसका ऑक्सीडेशन ना हो, खराब ना हो, तो लंबे समय तक रहता है, तो उसको बोलते हैं एंटीऑक्सीडेंट। तो एंटीऑक्सीडेंट ले लें हम लोग। रेफ्रिजरेटर, घर पे फ्रिज है उसमें भर दो भैया, जैसे चिप्स उसे देखो उसमें नाइट्रोजन गैस भर देते हैं, उससे भी वो तुम्हारा क्या होता है, बचा रहता है, क्योंकि उसका भी ऑक्सीडेशन नहीं होगा। तो ये सब मेथड है हमें बचाने के लिए, जो खाना है हम जो खाते हैं उसको बचाने के लिए ये सारे मेथड्स है। और हम इसमें बताना भी क्या है, तुम लोग तो डेली खा रहे हो, तुम लोग उसको बचाना भी तो जान रहे हो, है कि नहीं। तो ये चीज है, क्लियर हो गया रेंसिडिटी। तो देखो ये चैप्टर हमारा यही तक था, यही तक है ना यार। हाँ देखो ये चैप्टर हमारा यहाँ तक था, तो ये चैप्टर हमारा खत्म। ठीक है, अब हम लोग का लास्ट बचा रहेगा कार्बन एंड कंपाउंड, तो उसको भी हम लोग जल्दी से खत्म करके अपना केमिस्ट्री का वाइंड अप किया जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद हम लोग कहाँ मिलेंगे, फिर लाइव में मिलेंगे। अरे लेकिन अभी कार्बन कंपाउंड में मिलना है, भूल मत जाना हमें, ठीक है ना। चलिए ठीक है, तो फिर आज का हम लोग सेवा करते हैं बच्चों समाप्त।